बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर फवाद ताहिर कैकाउस। वेलकम टू स्पाई ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 28 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक लॉन्ग क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर आपको मैंने बताया था कि ये हम इसको क्यों प्रेफरेंस देते हैं, ये क्यों यूज़ होता है। इसके मल्टीपल यूजेस थे जो हम लोगों ने पढ़े, और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ये दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस निकालता है, वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है और पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर इस्तेमाल होता है। और जाते जाते मैंने आपको ये भी कहा था कि यही पोर्शन जो इसका है वो रियोस्टैट वाला है, जो हमने पीछे से लॉन्ग क्वेश्चन स्किप किया था, वो हमने पोटेंशियोमीटर में करना था, तो वो मैंने इसी में आपको करवा दिया था। होपफुली आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, समझा होगा, और एक दफ़ा बुक से रीड भी कर लीजिएगा रियोस्टैट वाला आर्टिकल, ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन्स होंगी वो हम लोग फिर कमेंट्स में दूर कर देंगे। अब हम उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसका नेक्स्ट पोर्शन पढ़ने लगे हैं। बेटा, नेक्स्ट पोर्शन के अंदर जो हमारी सर्किट डायग्राम है वो पहले के मुकाबले में थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ये रहा बेटा वो सर्किट डायग्राम। लास्ट लेक्चर में जो हम डायग्राम देख रहे थे स्टूडेंट्स, उसके अंदर जो नीचे वाला पोर्शन था वहाँ पर हम लोगों ने वोल्ट मीटर अटैच किया था, लेकिन जहाँ अब वोल्ट मीटर अटैच था वहाँ पर हमने अब दो मज़ीद चीज़ें अटैच कर दी हैं, जिनमें से एक बैटरी सोर्स ई एक्स है अननोन, जो कि हमने सोर्स ईएमएफ इसका फाइंड करना है, और दूसरा है गल्वानोमीटर, और साथ में हमने वही मूवेबल पॉइंट सी रखा है। बाकी ऊपर वाला पोर्शन सेम है। सर्किट डायग्राम में आप क्लियरली देख रहे हैं हमारे पास दो सोर्सेज मौजूद हैं। एक सोर्स ई है जो कि गिवन सोर्स होगा, दूसरा सोर्स ई एक्स है, अननोन सोर्स है, यही हमने फाइंड करना है। लिहाजा इस सर्किट को देखकर आप समझ गए होंगे कि हमने पोटेंशियोमीटर की वर्किंग देखनी है टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल। इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके थ्योरी पोर्शन का, एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग सवाल है, और प्रैक्टिकल के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल भी है जो कि आपको करवाया जाएगा। स्टूडेंट्स, इसमें एक बात को जहन में रखिएगा कि वो सोर्स जिसका ईएमएफ आप लोगों ने फाइंड करना है, उसका ईएमएफ हमारे पास गिवन सोर्स के ईएमएफ से कम होना चाहिए, तभी ये परफॉर्म होगा, अदरवाइज़ ये नहीं होगा। उसकी क्या वजह है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। अभी पहले मैं इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को आपको समझा दूं। मैंने स्टूडेंट्स एक अरेंजमेंट यहाँ पे दिखाया है, जिसके अंदर मैंने एक अननोन ईएमएफ ई एक्स को अटैच किया है। ई एक्स का मैंने पॉजिटिव टर्मिनल और ई का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों सोर्सेज जो ई है और ई एक्स है, इनका पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो ए के साथ अटैच है। ये लाजमी ज़हन में रखिएगा, पोटेंशियल ए पर दोनों का सेम होना चाहिए। ई एक्स का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको मैंने गैल्वानोमीटर के साथ अटैच कर दिया है, और गैल्वानोमीटर का दूसरा टर्मिनल मैंने मूवेबल पॉइंट सी के साथ अटैच कर दिया है। अब बेटा जी, जहाँ पर मैंने गैल्वानोमीटर का मूवेबल टर्मिनल रखा है पॉइंट सी के ऊपर, वहाँ का पोटेंशियल और ई एक्स का नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल ये भी गैल्वानोमीटर के साथ अटैच है। तो यूँ हम कह सकते हैं कि गैल्वानोमीटर के दोनों टर्मिनल्स दो मुख्तलिफ पोटेंशियल्स के ऊपर हैं, जिसकी वजह से वो आपको डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। और याद रखिएगा कि हमारे पास ये जो गैल्वानोमीटर है ये करंट की डिटेक्शन करता है, करंट को मेजर नहीं करता। ये आप क्लियरली डायग्राम में देख रहे हैं कि मैंने गैल्वानोमीटर का एक टर्मिनल नेगेटिव ई एक्स से अटैच किया है और दूसरा टर्मिनल मैंने यहाँ सी पे अटैच किया है। दोनों मुख्तलिफ पोटेंशियल्स के ऊपर हैं, जिसकी वजह से पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा और करंट का फ्लो होगा। गैल्वानोमीटर उसकी डिटेक्शन आपको शो करेगा और उसकी नीडल आपको इस तरह से डिफ्लेक्शन फॉर्म में नज़र आ रही है। उसके बाद बेटा हम जूं जूं इस टर्मिनल सी को मूव करवाते जाएंगे, वैसे वैसे डिफ्लेक्शन जो है गैल्वानोमीटर के ऊपर वो चेंज होती जाएगी। अगर हमारे पास बेटा जो नीचे वाला लूप बनता है वो है ए जी सी ए, मैं ये वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के। ये वाला पोर्शन जो लूप है वो हमारे पास ए है, टर्मिनल ए। जी है बेटा हमारे पास गैल्वानोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा, सी है मूवेबल पॉइंट, और बैक टू ए। तो ए जी सी ए हमारे पास एक क्लोज्ड लूप बन रहा है जिसके अंदर करंट का फ्लो चल रहा है।
आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक और बात भी बताई थी कि ये एक्यूरेट मेजरमेंट करता है। इट मीन्स कि ये सर्किट से करंट ड्रॉ नहीं करता, और ये क्यों नहीं करता वो भी आपका इसी पॉइंट के अंदर क्लियर हो जाएगा। बेटा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि गैल्वानोमीटर के दोनों टर्मिनल्स मुख्तलिफ पोटेंशियल्स के ऊपर हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है, बिकॉज देयर इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वानोमीटर। अब मैं क्या करूँगा, मैं गैल्वानोमीटर का जो मूवेबल टर्मिनल है सी, उसको मैं ए बी वायर के ऊपर मूव करवाता हूँ। जब मैं इसको मूव करवाऊंगा तो डिफ्लेक्शन मेरी वहाँ पे चेंज होगी, क्योंकि अगर मैं इसको टर्मिनल ए की तरफ लेके जाता हूँ तो डिफरेंस मेरे पास चेंज होगा, और अगर मैं टर्मिनल बी की तरफ सी को लेके जाता हूँ तो डिफरेंस मेरे पास और होगा। लेकिन एक तरफ डिफरेंस बढ़ेगा और दूसरी तरफ डिफरेंस कम होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं मूवेबल पॉइंट सी को ए की तरफ लेके जाऊँगा तो डिफरेंस बढ़ता जाएगा, और अगर मैं इसको बी की तरफ लेके जाऊंगा तो डिफरेंस कम होता जाएगा। इसका मतलब कि मुझे यहाँ पर इसको डिफरेंस को कम करवाना है। कम क्यों करवाना है? कम इसलिए करवाना है कि मैंने कहा कि ये सर्किट का करंट ड्रॉ ना करे। मैं चाहता हूँ कि ये नीचे की तरफ करंट ना आए, टर्मिनल ए से करंट जो डिवाइड हो रहा है वो ना हो। इसके लिए मुझे इसका पोटेंशियल जो है वो ख़त्म, डिफरेंस जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा। मैं इस टर्मिनल सी को ए की बजाय बी की तरफ मूव करवाऊंगा ताकि पोटेंशियल डिफरेंस कम होना शुरू हो जाए। अब जब मैं इसको बी की तरफ लेके जाऊंगा तो मैं क्या देखता हूँ, गैल्वानोमीटर की नीडल ज़ीरो की तरफ आना शुरू हो जाती है। और जब मैं इसको ए की तरफ लेके जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन मज़ीद बढ़ती जाती है। तो मुझे आइडिया हो गया कि मैंने इसको बी की तरफ लेके जाना है। जब मैं इसको बेटा बी की तरफ लेके जाता हूँ तो डिफ्लेक्शन ज़ीरो की तरफ आती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर गैल्वानोमीटर की नीडल ज़ीरो हो जाएगी। क्या मतलब है इसका? कि गैल्वानोमीटर करंट डिटेक्ट नहीं कर रहा। इट मीन्स कि ये वो पॉइंट आ गया है जहाँ पर बैटरी ई एक्स का नेगेटिव पोटेंशियल और पॉइंट सी के ऊपर जो पोटेंशियल है वो दोनों एक जैसे हो गए हैं। अब जब दो पोटेंशियल एक जैसे हो जाएं तो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इफ देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस देयर इज नो करंट, बिकॉज आई प्रोपोर्शनल टू वी। जब V ही आपके पास नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो काहे का करंट? इसका मतलब ये हो गया कि जो नीचे वाला लूप है AGCA, उसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा। तो सारा करंट जो सर्किट का है वो ऊपर वाले लूप में रहेगा, जिसको मैं EABAE कहूँगा। यानी कि ये जो ऊपर वाला लूप है इसके अंदर करंट रहेगा, करंट अब नीचे नहीं जाएगा। दैट इज़ वाई पोटेंशियोमीटर इज़ प्रेफरेबल, because it does not draw any current from the circuit। लिहाजा बेटा अब इस वक्त क्या है, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे पोटेंशियल ई एक्स मैयर करना है तो पॉइंट सी को मुझे इस तरह से एडजस्ट करना है कि गैल्वानोमीटर में से कोई करंट फ्लो ना करे, या गैल्वानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। तो अब ये जो मैं पॉइंट सी को मूव करवा रहा हूँ, इट मीन्स कि वो जो स्मॉल एल थी उसको मैं चेंज करवा रहा हूँ, बिकॉज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ए और बी के दरमियान जो लेंथ है बेटा वो कैपिटल एल है, लेकिन ए और सी के दरमियान जो लेंथ है वो स्मॉल एल है। इसका मतलब कि मैं स्मॉल एल की वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट करूँगा कि गैल्वानोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करे। और याद रखिएगा ये वो पॉइंट होगा जिसको हम बैलेंसिंग पॉइंट कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और टेक्निकल पॉइंट है कि इसको बैलेंसिंग पॉइंट क्यों कहते हैं। बैलेंसिंग इसलिए कहते हैं कि गैल्वानोमीटर के दोनों पोटेंशियल बैलेंस हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं, इसलिए इसको बैलेंसिंग लेंथ कहा जाता है। लिहाजा अब मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल हमारे पास E/L है, जो कि मैंने ये सामने आपके लिखा है। अब ये वो पोटेंशियल है जो ए और सी के दरमियान में है, और ए और सी का पोटेंशियल वही है जो इस वक्त हमारे पास ई एक्स का है, बिकॉज पोटेंशियल्स आर सेम। तो जो ए सी पे पोटेंशियल होगा वही ई एक्स का पोटेंशियल होगा, लिहाजा मैं वी ए सी को ही ई एक्स कह दूंगा। तो इस तरह से मैं अगर यहाँ पर स्मॉल एल की वैल्यू को पुट कर दूं तो मेरे पास अननोन ईएमएफ फाइंड हो जाएगी।
बिकॉज स्मॉल एल कोई भी लेंथ नहीं है। लास्ट लेक्चर में आपने यही फॉर्मूला देखा था, लेकिन यहाँ पर ई एक्स नहीं था, सिर्फ वी ए सी था। वी ए सी के अंदर हमारे पास हमने लेंथ कोई भी रख ली थी, बिकॉज हमने वहाँ पर पोटेंशियल डिवाइडर वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर काम करवाना था, उसकी वर्किंग और थी। लेकिन यहाँ पर हम ये स्मॉल एल कोई भी लेंथ नहीं लेंगे। स्मॉल एल सिर्फ और सिर्फ वो लेंथ होगी जहाँ पर पोटेंशियल सेम आएंगे, और ये एक ही पॉइंट होगा। ये दो पॉइंट नहीं हो सकते, एक पर्टिकुलर अननोन ईएमएफ के लिए एक ही पॉइंट होगा। तो लिहाजा यहाँ पर हमारे पास जो स्मॉल एल है उसकी वैल्यू आपने मेजर करनी है बहुत ही कीनली। जब आप ये लेंथ मेजर कर लेंगे तो आपके पास ई एक्स मालूम हो जाएगा। तो बेटा इस तरह से ये सारा प्रोसीजर अननोन ईएमएफ फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर आपको सवाल आया एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बताई है वो लिखनी है, और इससे पहले पहले आपने जो लास्ट लेक्चर में यूजेस लिखे थे, वर्किंग प्रिंसिपल लिखा था, डेफिनेशन लिखी थी, वो बातें पहले लिखनी है, उसके बाद ये वाला काम शुरू करना है। और अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करें। इसका मतलब है कि आप पहले एक सेल की ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे, फिर आप किसी दूसरे सेल की ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे, और फिर बाद में उसको कंपेयर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स एक सेल की ईएमएफ तो आपने यहां पर कंपेयर कर ली है टू मेजरिंग द लेंथ। अगर आपके पास एक सेल होगा तो आप वो मेजर कर लेंगे। अगर आपने दूसरे सेल की मेजर करनी है तो फिर आपको सेल को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन बेटा उससे पहले ये बातें जो दो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको दोबारा से रिकॉल करवा दूं, इनको रिमेंबर आप लोगों ने रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली कौन सी? मैक्सिमम पोटेंशियल डेट कैन बी ऑब्टेन बिटवीन ए एंड सी इज ई। मैक्सिमम पोटेंशियल ई आएगा। So the unknown EMF should not exceed the value of E, otherwise the null condition will not be obtained। ये जो null condition की बात कर रहा है बेटा, ये वही बैलेंसिंग पॉइंट की बात कर रहा है। और मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको इस आर्टिकल के लेक्चर के स्टार्टिंग में कहा था कि ई एक्स की वैल्यू ई से कम होनी चाहिए। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि आपके पास नल कंडीशन नहीं आएगा, क्योंकि अगर ई एक्स की वैल्यू ई से बड़ी हो गई तो फिर तो उसका पोटेंशियल सी से भी बी से भी आगे जा रहा होगा, बिकॉज ई का पोटेंशियल तो ए और बी के दरमियान है। लाइक अगर आप ये देखें तो ये जो ई पोटेंशियल है, ये ई पोटेंशियल तो ए और बी के दरमियान में यहाँ और यहाँ है। अगर ये ई एक्स की वैल्यू, अगर आप कहते हैं जी कि ई एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ई हो गई तो इसका पोटेंशियल तो फिर बी से भी आगे निकल जाएगा। लिहाजा दिस कंडीशन इज नॉट सुटेबल, ई एक्स मस्ट बी स्मॉलर देन द ई। अगर आप कहते हैं सर ये बराबर हो जाए, तो फिर बेटा अगर ये बराबर हो गई तो फिर आप फाइंड क्या कर रहे हैं? फिर तो जो ई की वैल्यू है वही ई एक्स की वैल्यू है, आप सिंपली कह दें। इसका मतलब है कि तीन सूरतें ही है ना, या तो ई एक्स ई से बड़ी होगी, या ई एक्स ई के बराबर होगी, या ई एक्स ई से छोटी होगी। ई एक्स ई से बड़ी हुई तो नल कंडीशन नहीं आएगी, तो आपका काम नहीं होगा। ई एक्स अगर ई के बराबर होगी तो फिर आप फाइंड क्या कर रहे हैं? आप कह दे जी वही वैल्यू है इसकी। और अगर ई एक्स ई से छोटी है तो फिर आप बता सकते हैं कि इसकी ईएमएफ क्या है। तो एक बात तो ये आपने मेरा बेटा ज़हन में रखनी है, और दूसरी आपने ये ज़हन में रखनी है कि आप जब इसको फाइंड कर रहे होते हैं, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट एंड देयरफॉर पोटेंशियोमीटर इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल। वही बात कि जिस वक्त आपने नल कंडीशन या आपने बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढ लिया, पोटेंशियल सेम हो गए, तो नीचे वाले लूप जो ए जी सी ए है उसमें करंट नहीं चलना। इसका मतलब है कि जो भी करंट है वो ऊपर वाले सर्किट में रहेगा। देयर इज नो ड्रॉन करंट फ्रॉम द सर्किट बाय द इंस्ट्रूमेंट, दैट इज व्हाई इट इज द वेरी एक्यूरेट मेथड। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कंपेयर करना पड़ जाए, तो अगर आपके पास सेल 1 है, सेल 1 आपने जो अभी मेजर किया उसको आप सेल 1 कह दीजिए, उसका फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा। ये मैंने इसको 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर मैं वो सेल निकाल दूं, यानी कि ई एक्स जो लगा हुआ है, ई एक्स को मैं निकाल दूं और नया सेल उसकी जगह पे रिप्लेस कर दूं, वो भी ई एक्स ही होगा, उसकी भी अननोन फाइंड ईएमएफ है, और सेम इसी मेथड से फाइंड करता हूं, उसका बैलेंसिंग पॉइंट पहले वाले का बैलेंसिंग पॉइंट के जैसा नहीं होगा, बिकॉज जो पहला ई एक्स है उसकी ईएमएफ और होगी, जो दूसरा ई एक्स है उसकी ईएमएफ और होगी। सिमिलरली मैं इसको कह देता हूं कि सेल 2 के लिए भी यही सारा काम होगा। अब आपने बेटा इनको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए आप इनको डिवाइड करेंगे।
जब आप इनको डिवाइड करेंगे मेरा बेटा, तो फिर आपके पास ये इक्वेशन आएगी, ई बाई एल से ई बाई एल कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास ये एक इक्वेशन डेवलप हो जाएगी जो कि दो ईएमएफ को कंपेयर कर रहा है। और अगर आपको ये वाला सवाल आया, एक्सप्लेन द पोटेंशियोमीटर एंड इट्स वर्किंग फॉर कंपेयरिंग द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, तो फिर आपको सारा जो कल वाला पढ़ा था वो भी, और जो आज का लेक्चर है वो उसमें आपको पहले अननोन ईएमएफ सिंगल सेल की बतानी पड़ेगी, फिर सिमिलरली कहते हुए सेकंड सेल को निकालते हुए आप इसको कंपेयर कर लें। तो इसमें आपको सारा लिखना पड़ेगा, और ज़्यादातर पेपर में ये क्वेश्चन आता है कंपेयरिंग वाला। एक बेटा और यूज इसका था, टू मैयर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ईएमएफ। वो हमारे सिलेबस थ्योरी का हिस्सा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल में आपको करवाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। हम लोगों ने सारे टॉपिक कर लिए, उम्मीद है आपको सब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, और न्यूमेरिकल्स हम लोग पहले ही ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा कर चुके हुए हैं। तो अब हमारा बहुत जल्द इस चैप्टर का अख्ताम हो जाएगा, तो देन हम इसका एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए, पढ़िए और अपना फीडबैक दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ आ गया होगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा, अपने टीचर को इजाज़त दीजिए कल तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।